All right, so let us start with quick revision of what we have seen so far in the last session. ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं, सिर्फ फास्ट रिवीजन. तो लास्ट सेशन में वी हैव डिफाइंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड. आपको पता है एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, दैट इज एम्पलीट्यूड. इसके बाद हमने देखा था oscillation. So simple harmonic motion is repetition of the same motion again and again. तो उसमें से एक set, one set, if the particle is starting from left extreme, it goes to right, it comes back to left. इसको बोलते हैं one oscillation. तो you know what is one oscillation, you know what is amplitude. इसके बाद हमने टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव किया था, टाइम पीरियड के इक्वेशन डिराइव किए थे. याद होगा टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा वी हैव डिराइव्ड. ये भी याद होगा 2 पाई अपॉन रूट ऑफ k बाय m या फिर 2 पाई अपॉन रूट ऑफ a बाय x. so this is what we have derived. and also if you remember हमने फ्रीक्वेंसी का भी इक्वेशन डिराइव किया था. तो 1 बाय टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब ये आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और इट विल बी 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ k बाय m, और इट विल बी 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ a बाय x. तो ओमेगा बाय 2 पाई, ओके, ओमेगा बाय 2 पाई, नो इश्यूज. तो 1 अपॉन टाइम पीरियड है तो ये ओमेगा बाय 2 पाई आएगा. तो दिस इज ऑल फाइन, गुड. So these are few equations of frequency 1 upon time period, and time period के भी equations है आपके पास. Then we have defined a very important quantity, phase of SHM, और वो phase of SHM आज हमको लगने वाला है. That is why we define it in the last lecture. तो phase of SHM मतलब क्या? phase आपको complete information देता है. It gives you information about number 1 magnitude of displacement, number 2 direction of displacement, number 3 number of oscillation. तो अगर आपको याद है फेज एंगल की वैल्यू 0 मतलब पार्टिकल is starting from the mean, it is in its first oscillation, it will go to the right, it will move towards the positive extreme. तो फेज की वैल्यू 0 means the particle is at mean, it is in its first oscillation, it will move towards right extreme. फेज की वैल्यू 2 पाई, यहां से यहां तक पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2, और वापस से पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 4 टाइम्स, मतलब 4 पाई बाय 2 मतलब 2 पाई. तो फेज का वैल्यू 2 पाई का मतलब था कि पार्टिकल वापस से मीन पे है, लेकिन अब सेकेंड ऑसिलेशन में है, और कहां जाएगा? टू द राइट साइड अगेन, टू द राइट एक्सट्रीम. वेरी गुड. सिमिलरली अगर आपको याद होगा फेज का वैल्यू, फेज एंगल का वैल्यू पाई बाय 2 मींस द पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम. तो फेज एंगल का वैल्यू इफ इट इज पाई बाय 2, इट मींस द पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज फर्स्ट, एंड इट विल नाउ गो टुवर्ड्स मीन, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट. सिमिलरली पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, तो देखो ऐसा है, यहां से यहां तक पाई बाय 2, वापस यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस यहाँ पे पाई बाय 2, 2 पाई हो गया, और वापस से पाई बाय 2. तो फेज का वैल्यू, फेज आपने जो लिखा था थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई, इसका वैल्यू पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, मतलब होता है द पार्टिकल इज इन इट्स सेकेंड ऑसिलेशन. कहां पे है? राइट एक्सट्रीम पे है. कहां जाएगा? टू द मीन. सिमिलरली फेज का वैल्यू, थीटा का वैल्यू अगर आप पाई लिखते हो तो थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू पाई, which means the particle is at mean position, it is in its first oscillation and it will move to the left. अगर मैं फेज की वैल्यू पाई प्लस 2 पाई लिखता हूं, it means second oscillation, it is at its mean position. कहां जाएगा? to the left extreme. If I write down 3 pi by 2, if the value of phase is 3 pi by 2,
So it means the particle is at left extreme, it is in its first oscillation, और कहाँ जाएगा? Towards mean, मतलब to the right. Okay, and if I write 3 pi by 2 plus 2 pi, second oscillation, it is at left extreme, कहाँ जाएगा? Towards mean. Very good. So you remember what is phase and what are different values of phases for different position of particle and it corresponds to which oscillation. तो ये पता होना चाहिए. Now today we are going to combine two simple harmonic motions and make it look like one. हम दो SHMs को simple harmonic motions को combine करेंगे. Today's topic is purely mathematical. सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स ही दिखने वाला है आप लोगों को. तो you see composition of two SHMs having same period and along the same path. तो यहाँ पे वो period word is missing. So I will just put it down here. So we are going to see composition of two simple harmonic motions along the same path, मतलब same line and having same period and having same time period. तो बेसिकली करना क्या है पहले वो समझ लो. तो बेसिक आइडिया इज आपके पास एक पाथ है and you have two particles which are performing SHM. Okay, so there are two particles which are performing SHM and title, look at the title, they are telling you the path is same, मतलब both of them are moving along the same trajectory, same path. What else is same? Time period is same, मतलब दोनों को अपना एक oscillation complete करने के लिए same time लगेगा. We did not say anything about amplitude. हमने बोला कि एम्पलीट्यूड सेम है नहीं, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. हम स्टार्ट करेंगे बाय सेइंग कि एम्पलीट्यूड इज नॉट सेम, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच पार्टिकल नंबर 1 कैन गो, लेट अस से इज दिस. तो ये आ गया पार्टिकल 1 का एम्पलीट्यूड A1 और दूसरे का एम्पलीट्यूड इज A2. so दूसरे का एम्पलीट्यूड इज, लेट अस से इट इज मेजर्ड फ्रॉम हियर एंड इट कैन गो अप टू दिस. तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, दोनों का क्या सेम है? पाथ. और क्या सेम है? पीरियड. बट एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट, नंबर वन. देन one more thing we have not mentioned, did we say anywhere both the particles start from the same position? No. So they may start from the same position or they may not start from the same position. अब ऐसा है, कंपोजिशन मतलब दोनों मोशन को कंबाइन करके सिंगल ट्रीट करना. ऑफ कोर्स यू नो कि ये दोनों पार्टिकल अपना अपना मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. यस, यू नो दिस, बट वी कैन imagine, we can assume that these two particles are moving together, मतलब the motion can be combined and considered as one motion. तो ऐसा आप assume कर सकते हो कि दोनों जो पार्टिकल है दोनों का मोशन कंबाइन करके आप सिंगल इसको मान सकते हो. अगर ऐसा हमने assume किया तो what will be the resultant equation of displacement? तो आपको एक resultant displacement चाहिए. नंबर 2, पहले का एम्पलीट्यूड था A1, दूसरे का था A2. रिजल्टेंट कंबाइन करने के बाद व्हाट विल बी एम्पलीट्यूड R. देन एज आई टोल्ड यू, दोनों अलग अलग पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं और दोनों का इनिशियल फेज विल बी डिफरेंट. और फेज क्या होता है मैंने इसलिए आज रिवाइज करवाया. तो दोनों मोशन को कंबाइन करने के बाद फेज क्या होगा वो देखना है. तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट डिस्क्राइबिंग द सिस्टम. सो कंसीडर टू पार्टिकल्स performing SHM along same path, मतलब दोनों x या फिर दोनों y या फिर दोनों z के along वाइब्रेट हो रहे हैं along the same path and having same period. So now let
A1 be the amplitude of first particle, A2 be the amplitude of second particle. What else? Let phi1 be the initial phase. इनिशियल फेज मतलब इनिशियली पार्टिकल ने मोशन कहां से स्टार्ट किया था. phi1 be the initial phase of first particle and phi2 be the initial phase of second particle Therefore instantaneous displacement of the two particles is given by Do you remember general equation of displacement of particle performing SHM? X equal to a sin omega t plus phi. तो पहले के केस में आएगा x1 equal to a1 sin of omega t plus phi1 और दूसरे के केस में आएगा x2 equal to a2 sin of omega t plus phi2. ओके, याद रखना एक भी स्टेप you have to pay complete attention here. एक भी स्टेप मिस हुआ अगला नहीं समझेगा. So you have to be careful here. अब हमको करना क्या है, हमको इन दोनों को कंबाइन करना है और हमको कंपोजिशन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्टिकल्स इसको सिंगल एसएचएम क्रिएट करना है. सो यू हैव टू मेंशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंपोजिशन इज गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द composition or combination of two SHM is x equal to, अगर आपको याद होगा 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर मैंने 12th में भी बताया था और हमने जेई नीट में भी कवर किया है, सीईटी में भी कवर किया है. डू यू रिमेंबर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? अगर आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4, Qn. Total force on charge 1 is force on charge 1 due to 2 plus force on charge 1 due to 3 plus force on charge 1 due to 4 and so on. इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. यू से दैट ईच चार्ज इंडिविजुअली एक्सर्ट्स फोर्स. मतलब बेसिकली क्या किया आपने ऐसा किया कि पहले का फोर्स निकालते वक्त बाकी सबको भूल जाओ, फिर दूसरे का कैलकुलेट करोगे, थर्ड का चार्ज फोर्स फर्स्ट पे बाकी सबको निगलेक्ट कर दो, फिर फोर्थ का फोर्स फर्स्ट पे बाकी सबको निगलेक्ट कर दो और ये जितने भी फोर्सेस आपने कैलकुलेट किए हैं सबको ऐड करो. राइट, तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर आप लगाओगे तो इट टेल्स यू द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंपोजिशन विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट प्लस सेकेंड, तीसरा होता तो प्लस थर्ड, चौथा तो प्लस फोर्थ, पांचवा तो so on so forth. Good. So therefore you will have x equal to x1. x1 is a1 sin of omega t plus phi1 plus a2 sin of omega t plus phi2. Now you are stuck at this step क्योंकि कुछ नहीं कर सकते. अब क्या करेंगे, कुछ कॉमन नहीं निकलता है. But then mathematics, do you remember sin of a plus b? Sin of a plus b, sin a cos b plus cos a sin. पूरा का पूरा trigonometry, पूरा complete trigonometry is based on one formula, single. If you know what is sin of a plus b, मतलब अगर आपको पता है कि sin a cos b plus cos a sin b, खत्म. This is starting and end of trigonometry. Done. कैसे? Sin of a plus b sin a cos b plus cos a sin b. तो sin of a minus b will be sin a cos b minus cos a sin b. याद कर सकते हैं sin है ना, sin दिखता है ना. हाँ, sin cos
ओके, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी विल बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी, याद रखना साइन साइन कॉस 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 कॉस, साइन साइन कॉस 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 कॉस, ऐसे याद रखते हैं इसको, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस साइन ए साइन बी। वापस यहाँ पे अगर आप करोगे कॉस ऑफ ए माइनस बी तो यहाँ पे आएगा प्लस, राइट, गुड। तो स्टार्टिंग है, अगर आपको याद होगा हमने बहुत सी जगह पे साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा ऐसा कुछ तो फाइंड किया, कॉस थीटा बोलते थे इसको, हाँ, वेयर इज साइन ऑफ ए प्लस बी हियर, इफ आई पुट ए की जगह पे पाई बाई टू एंड बी की जगह पे थीटा, पाई बाई टू एंड थीटा, साइन ऑफ पाई बाई टू 1, कॉस ऑफ थीटा मतलब ये बन जाएगा 1 और बचेगा कॉस थीटा प्लस व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाई टू 0, तो सेकंड टर्म हो गया 0, तो क्या है आपके पास यहाँ पे कॉस थीटा, तो साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा आया था क्या? Yes, so this is how it comes. So anyways, I'll not go into much details of this, otherwise SHM रह जाएगा, पर ये पता होना चाहिए, you should know this, sin of a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b। अब because we were stuck at this step, अब हमको दिखता क्या है, sin of one angle plus another angle, तो आप बोलोगे using sin of a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b, therefore x equal to, ये जो पहली टर्म है यहाँ पे a1 keep it outside, outside क्या बचा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव वन, तो यहाँ क्या लिखोगे इसको, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव वन प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव वन, राइट, जस्ट साइन ऑफ ए प्लस बी अप्लाई किया, प्लस सेकेंड टर्म में a2 को बाहर रखोगे एंड यू विल राइट डाउन साइन ओमेगा टी कॉस फाइव टू प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव टू, ओके। अब a1 को इस टर्म से और नीचे की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, a2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट दिस एज a1 साइन ओमेगा टी cos of phi 1 plus a1 cos omega t sin of phi 1 plus a2 sin omega t cos of phi 2 plus I don't want you to go anywhere anyways, so ऐसा good plus a2 cos omega t sin of phi 2, good। Now if you look at the terms involved, पहले टर्म्स में और थर्ड टर्म में, इन दोनों टर्म में से साइन ऑफ ओमेगा टी कैन बी टेकन आउटसाइड, सेकेंड एंड फोर्थ में से यू कैन टेक आउट cos omega t कॉमन, तो इफ यू डू दिस फर्स्ट एंड थर्ड sin omega t कॉमन, ओके, सो first and third you can take out sin omega t common, क्या बचेगा, a1 cos phi 1 प्लस थर्ड में से कॉमन निकालोगे तो a2 cos phi 2 प्लस सेकेंड एंड फोर्थ में से cos omega t कॉमन निकालोगे तो cos omega t कॉमन निकालोगे तो a1 sin of phi 1 प्लस a2 sin of phi 2, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब वापस से अटक गए क्योंकि नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, नाउ क्या कॉमन निकालेंगे, कुछ नहीं निकल सकता कॉमन, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, नो देयर इज नो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो नाउ यू हैव टू मेक सम असम्पशंस, तो आपको बोलना पड़ेगा अब लेट, ये जो आपके पास है a1 cos phi 1 प्लस a2 cos of phi 2, इसको मान लो r cos डेल्टा, इक्वेशन नंबर 2, तो you have assumed a1 cos phi 1
प्लस A2 cos phi2 इक्वल टू R cos डेल्टा। अब पहली बार ये R आया यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया था व्हाट इज आवर टास्क, दोनों मोशंस को कंबाइन करने के बाद पहली चीज कि दो SHM का कॉम्बिनेशन भी SHM है ये प्रूव करो, वो करेंगे हम लोग। नंबर 2, अगर वो SHM है तो उसका भी एम्पलीट्यूड होगा, कॉम्बिनेशन का एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R। तो फॉर द फर्स्ट टाइम R अपीयर्स हियर। सेकेंडली, ये जो आपने यहाँ पे लिखा था कि पहले पार्टिकल का इनिशियल फेज phi1 है, दूसरे का phi2 है, तो कॉम्बिनेशन भी तो कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, तो उसका भी इनिशियल फेज रहा होगा रिजल्टेंट फेज। तो रिजल्टेंट फेज विल बी गिवन बाय दिस डेल्टा। सिमिलरली A1 साइन ऑफ phi1 प्लस A2 साइन ऑफ phi2 को आप बोलोगे R साइन डेल्टा, इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 है ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट होगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो अब क्या होगा देखो, x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये जो ब्रैकेट है इसको मैंने क्या माना है, R cos डेल्टा, प्लस cos ओमेगा टी, ये जो ब्रैकेट है उसको क्या, R sin डेल्टा। वेरी गुड। What you can take out common is R. Therefore, x equal to R outside sin omega t cos delta plus cos omega t sin delta. Now, what is this sin omega t cos delta plus cos omega t sin delta? क्या था? Sin of omega t plus delta. So therefore, x equal to R sin of omega t plus delta. अब जब स्टार्ट करते वक्त आपने बोला कि SHM का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन होता है एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम फेज एंगल, राइट। तो रिजल्टेंट में भी आपको एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम फेज एंगल दिख रहा है, मतलब दोनों मोशन को कंबाइन करने के बाद भी SHM जैसा ही इक्वेशन है, मतलब कॉम्बिनेशन इज आल्सो SHM। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप टू प्रूव कि दो SHM को ऐसा नहीं हो सकता एक SHM और एक लीनियर मोशन, एक SHM और एक पैराबोलिक मोशन, एक SHM और एक सर्कुलर मोशन, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग दोनों के दोनों मोशन को क्या लिए थे, SHM। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHM is again SHM. So you have proved this. Equation number 4. So equation 4 shows that composition of two SHM is again SHM. Combination of two simple harmonic motions is also simple harmonic motion. तो पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट टास्क इज डन। अब अगर ऐसा है तो इसका जो रिजल्टेंट है उसका रिजल्टेंट किसका, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2। देखो ऐसा है, व्हाट वाज रियलिटी वाज टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग SHM इंडिविजुअली। हमने इमेजिन किया, क्या इमेजिन किया कि दोनों कॉम्बिनेशन है एंड बोथ आर मूविंग टुगेदर, राइट। लेकिन ओरिजिनली हमको क्या पता है, A1 एंड A2। तो हमने इमेजिन किया, हमने अज्यूम किया कि ये कॉम्बिनेशन है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आया R वो हम फाइंड नहीं कर सकते। फिर कैसे फाइंड करेंगे, दिस R शुड बी ब्रॉट इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2, क्योंकि A1 एंड A2 विल बी नोन, हमको पता होगा A1 2 सेंटीमीटर, A2 5 सेंटीमीटर, तो वैल्यूज हमको A1 और A2 की पता होती है। पहले पार्टिकल ने मोशन कहां से स्टार्ट किया वो पता हो सकता है, दूसरे ने कहां से स्टार्ट किया वो भी पता हो सकता है। सो यू हैव टू ब्रिंग रिजल्टेंट इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ A1 A2 एंड phi1 phi2। तो कैसे करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 एंड 3 है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं इसको स्क्वायर एंड ऐड करता हूं
तो राइट हैंड साइड देखो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, आर स्क्वायर कॉमन निकाल के कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा वो बन सकता है 1। तो एक अलग से हेडिंग ही दे देता हूं इसको, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? तो लेट अस चेक, लेट अस से स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 2 and 3। तो इक्वेशन 2 आर कॉस डेल्टा का स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस 3 था आर साइन डेल्टा उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू आर कॉस डेल्टा था a1 cos phi1 प्लस a2 cos of phi2 इसका स्क्वायर प्लस आर साइन डेल्टा था a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 का स्क्वायर। था क्या? राइट, गुड। अब ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन टेक आउट आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू, अभी यहां भी कुछ नहीं कर सकते, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो पहले टर्म का ब्रैकेट स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi1 प्लस 2a1 a2 cos of phi1 cos of phi2 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi2, फिर दूसरे का स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर sin स्क्वायर phi1 प्लस 2a1 a2 sin phi1 sin of phi2 sin phi2 प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi2। अब जहां पे a1 स्क्वायर दिख रहा है उसको कॉमन निकाल लिया अगर, तो cos स्क्वायर phi1 प्लस sin स्क्वायर phi1 1 हो जाएगा, गुड। जहां पे a2 स्क्वायर दिख रहा है वो बाहर निकाल लिया कॉमन, तो cos स्क्वायर phi2 प्लस sin स्क्वायर phi2 विल बिकम 1। तो कर लेते हैं। एंड बाय द वे एक तो अच्छा हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ही ये r cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा आ गया 1। तो देन a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi1 एंड a1 स्क्वायर sin स्क्वायर phi1, इसमें से a1 स्क्वायर निकाल लिया कॉमन, तो cos स्क्वायर phi1 प्लस sin स्क्वायर phi1 प्लस यहाँ पे भी 2a1 a2 एंड 2a1 a2 निकालो बाहर इसको कॉमन, तो 2a1 a2 cos phi1 cos phi2 प्लस sin phi1 into sin phi2, ओके, प्लस sin phi1 and sin of phi2 प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi1 प्लस sin स्क्वायर phi2। बराबर लिखा है? नहीं, क्या गलत किया मैंने फास्ट? हाँ, ये a2 स्क्वायर पहले टर्म में आएगा cos स्क्वायर phi2। जाग रहे हो? वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांट टू नो, cos स्क्वायर phi2, राइट। एक भी स्टेप गलत तो गए, वाइप्ड आउट, राइट देयर everything is gone, so you are not supposed to make any mistake। r square equal, ये क्या है 1, ये क्या है 1, तो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, याद है क्या, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos of a minus b प्लस a2 स्क्वायर, राइट। अभी बताया था ना, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos of a minus b, cos of a plus b नहीं, cos of a minus b। Well, therefore r equal to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi1 minus phi2। ओके, इतना सारा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी वैसे, बट ठीक है, अभी डेरिवेशन है तो है। हैव यू सीन दिस समवेयर एल्स?
दिस इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आपको याद होगा, आपके पास अगर एक वेक्टर है ए, दूसरा है बी, इसका रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ये वही है, दिस इज नथिंग न्यू, इज द सेम थिंग, इज द सेम। सिर्फ यहाँ पे थीटा की जगह पे आपका phi1 माइनस phi2 आएगा, दैट इज अगेन एंगल बिटवीन, मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ओके, तो कहीं पे अगर अटक भी गए तो कम से कम ये तो याद रखना कि दिस इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a1 एंड a2। गुड, देन यहां तक तो हो गया, मतलब हमको कम से कम इक्वेशन नंबर 5 हमको बता रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही हुआ, रिजल्टेंट फेज बाकी है, सो विल डू दैट। इक्वेशन 5 gives resultant amplitude, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोजिशन, क्योंकि आपने कंबाइन करके ट्रीट किया है, ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू SHMs। अब अगला टास्क है टू फाइंड आउट रिजल्टेंट फेज। So you now want to know what is the initial phase of the composition. ये easy है, this is easy. What you have to do is, ये जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है, 3 को 2 से डिवाइड कर दो, और याद रखना फेज नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ tan डेल्टा आता है। तो क्या करोगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दोगे, तो इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, so dividing equation 3 by equation 2, we will get r sin delta upon r cos delta। अगर याद होगा, ये r sin delta आपके पास क्या था, if you remember, do you remember, it was a1 sin phi1 plus a2 sin phi2 upon a1 cos phi1 plus a2 cos of phi2, ये और ये गया, दिस इज tan delta इक्वल टू दिस थिंग। इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ। सो बेसिकली आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है रिजल्टेंट फेज, आपको tan ऑफ फेज पूछा है क्या, नहीं, रिजल्टेंट फेज मतलब एंगल, इट इज नॉट tan ऑफ एंगल, इट इज जस्ट एंगल। तो आपको क्या चाहिए, डेल्टा, तो डेल्टा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ। डन। तो मैंने पहले ही बताया था क्या करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को a1 a2 phi1 phi2, रिजल्टेंट फेज को a1 a2 phi1 phi2 के टर्म्स में लाना है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल पार्टिकल्स की है, आपने इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एज अ कॉम्बिनेशन ट्रीट किया है, सो यू हैव टू ब्रिंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a1 a2 phi1 एंड phi2। गुड, ओके, इट डजंट स्टॉप हियर। अभी तो सिर्फ मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स कहाँ है, फिजिक्स अभी स्टार्ट होगा। सो फिजिक्स का क्या मतलब है, you will understand now. We have to discuss some special cases here. So let us start with special cases. अब ऐसा है, special cases, case number 1. What if both the particles start from the same point, phi1 equal to phi2? इसका मतलब ये कि phi1 minus phi2 equal to 0। इसका मतलब ये कि cos of phi1 minus cos of phi2 मतलब cos of 0, that is equal to 1, right? Therefore resultant r will be under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi1 minus phi2 is cos 0, that is 1. Therefore resultant will be under root of, what is this, a1 square plus a2 square plus 2a1 a2, a1 plus a2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो यह आएगा आपके पास a1 plus a2 ब्रैकेट
square. So square root and square have opposite effect. Therefore, r equal to a1 plus a2. ये इक्वेशन आपको ये बता रहा है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्पोजिशन विल बी मैक्सिमम इफ बोथ स्टार्ट फ्रॉम द, और होना भी चाहिए था, क्यों? एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहले का a1 अगर टुवर्ड्स x पॉजिटिव x है और दूसरे का भी टुवर्ड्स पॉजिटिव x है, तो दो वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन दे ऐड अप टू गिव यू मैक्सिमम वैल्यू। तो दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग यू। इफ, और स्पेशल केस में भी स्पेशल केस, इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a, अगर गलती से ऐसा भी हो गया कि दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो रिजल्टेंट विल बी a प्लस a, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a। पहला पार्टिकल का 5 सेंटीमीटर, दूसरे पार्टिकल का 5 सेंटीमीटर, दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंपोजिशन का 10 सेंटीमीटर। दिस इज व्हाट इट मींस। देन स्पेशल केस नंबर 2, इफ phi1 minus phi2 equal to pi by 2। अब बुक्स में आपको सिर्फ ऐसा बता दिया है phi1 minus phi2 equal to pi by 2। हाँ, बट इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? हाँ, I know it is cos 90. I am asking you physically, what does that mean? Physically, it means one particle is starting from mean and the other is starting from extreme। या तो जरूरी नहीं है कि पहला पार्टिकल मीन पे होगा दूसरा एक्सट्रीम पे होगा, ऐसा भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली इट मींस वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, अदर इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम, और दे मे स्टार्ट फ्रॉम मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट ऑफ हाफ द, मतलब एम्पलीट्यूड का हाफ, है ना? तो इट मींस if phase difference is pi by 2, so one is starting from mean, another from the extreme, or they are both starting from half the amplitude। पर ये कब होगा? जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो। तो I will just keep this very simple and I will say this means, this implies that one particle starts from mean position while the other starts from extreme position। Therefore, r equal to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi minus phi 2, मतलब but it is pi by 2। What is cos of pi by 2? 0, 0. It is 0. Good. So therefore, r equal to under root of a1 square plus a2 square। ये आ गया आपका इक्वेशन, राइट? अगर दोनों का एम्पलीट्यूड हो गया सेम, if a1 equal to a2, then resultant will be under root of a square plus a square, that is root 2 times of a square, that is root 2 times of a। Of course 2a is greater than root 2a, because 2a is 2a और root 2a is 1.4 times of a, करेक्ट? तो जब दोनों ने सेम पोजीशन से स्टार्ट किया था तो एम्पलीट्यूड वाज मैक्सिमम। एक ने मीन से, एक ने एक्सट्रीम से, तो एम्पलीट्यूड इज नॉट मैक्सिमम। इट इज नॉट आल्सो 0, बट इट इज नॉट मैक्सिमम। अब बचता कौन सा केस है? phi1 minus phi2 equal to pi। तो केस नंबर 3, स्पेशल केस नंबर 3, इफ phi1 minus phi2 equal to pi, so of course this implies cos of phi1 minus phi2। What is cos of pi? -1। Good. So you have saved time, otherwise मैं वापस trigonometry बताता। So -1, okay, this is what you have। So what does this means physically? What will it mean?
One starts from left extreme, other starts from right extreme. So it means that one of the particles starting from left extreme while the other is starting from the right extreme. So this means that one particle starts its motion from right extreme while the other starts from left extreme, and therefore you can say R equal to under root of a1 square plus a2 square minus 2a1 a2 minus q क्योंकि प्लस 2 a1 a2 cos of pi, but cos of pi was -1, तो मैंने -1 लिख दिया. What is this? a minus b whole bracket square का फॉर्म a1 minus a2 square. Therefore r equal to a1 minus a2. अगर इसमें भी गलती से दोनों हो गए इक्वल तो r will be 0. मतलब it will look like as a combination nothing is moving. Okay, so this is how you fetch out physics from formulas. So what we have done for today is हमारे पास दो पार्टिकल्स थे, वो क्या कर रहे थे, SHM परफॉर्म कर रहे थे. कहाँ कर रहे थे, अलोंग द सेम पाथ कर रहे थे और उनका पीरियड भी था सेम. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये दो चीजें अगर आपने नहीं लिखी, दिस ऑल मीन्स नथिंग, क्योंकि फिर ऐसा मतलब हो सकता है कि एक अलोंग एक्स कर रहा है, एक अलोंग वाई. यू कैन नॉट कंबाइन. ओके, और सेम पीरियड नहीं हुआ तो ये सारे सेम पीरियड नहीं हुआ तो जहां जहां पे आपने ओमेगा लिखा है वहां पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आएगा, क्योंकि ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड. तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिखा क्या हमने? नहीं. तो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि टाइम पीरियड सेम था. और दैट इज व्हाई यू कुड सिंप्लीफाई. हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन ही है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो अगर सेम पीरियड नहीं लिखते तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 आता, तो ये जितना भी हमने मैथमेटिक्स किया है इससे मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस यू विल ऑब्टेन. तो दोनों SHM के डिस्प्लेसमेंट्स का फॉर्म आपको पता है, a1 sin ओमेगा t प्लस phi1 और दूसरे का a2 sin ओमेगा t प्लस phi2. दोनों का कॉम्बिनेशन विल अगेन गिव यू रिजल्टेंट SHM. वो प्रूव करना पड़ेगा. तो x इक्वल टू x1 प्लस x2. तो x1 और x2 के लिए सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने. साइन ऑफ a प्लस b इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b यूज किया है. देन using this formula and doing a lot of mathematics, you get a1 sin omega t cos phi1 plus a1 cos omega t sin phi1 plus a2 sin omega t cos phi2 plus a2 cos omega t sin phi2. पहले और तीसरे टर्म में से sin omega t कॉमन, दूसरे चौथे में से cos omega t कॉमन. You have equation 1. अब equation 1 के बाद कुछ नहीं हो सकता. No further simplification is possible. Then you say let a1 cos phi1 plus a2 cos phi2 is r cos delta, and a1 sin phi1 plus a2 sin phi2 is r sin delta. Good. Where r is resultant amplitude and delta is resultant phase. Good. ये आ गया. तो ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मिल जाएगा sin ओमेगा t r cos delta plus cos ओमेगा t r sin delta. You are here. फिर वापस से sin ओमेगा t cos delta plus cos ओमेगा t sin delta is form of sin of a plus b. तो sin of ओमेगा t plus delta. तो आपने शो कर दिया कि अरे देखो कॉम्बिनेशन का भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन SHM जैसा ही है, मतलब कॉम्बिनेशन भी SHM ही है. दिस इज व्हाट इट मींस. देन अगर ऐसा है तो फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए और रिजल्टेंट फेज का इक्वेशन चाहिए. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लाने के लिए इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर और ऐड किया और फेज के लिए इन दोनों को डिवाइड किया. दैट्स ऑल यू आर डूइंग. देन यू आर गेटिंग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एज अंडर रूट ऑफ
a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2, and here you are getting tan inverse of a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 upon a1 cos phi 1 plus a2 cos of phi 2. Good. Then we have discussed special cases. अगर दोनों ने सेम पोजीशन से स्टार्ट किया होता तो दोनों का इनिशियल फेज सेम होता, मतलब phi 1 minus phi 2 0 होता, मतलब cos of 0 1 आएगा तो r will be a1 plus a2. इसमें भी दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम हो गया तो r इक्वल टू 2a. अगर एक ने मीन से और एक ने एक्सट्रीम से स्टार्ट किया है तो phi 1 minus phi 2 is pi by 2, cos pi by 2 is 0. Resultant is under root of a1 square plus a2 square. If a1 equal to a2, so r is root 2a. Last case where they are starting from extremes, one from left, another from right extreme. So in this case, of course, you have cos of phi 1 minus phi 2 as -1. So you will get resultant as a1 minus a2. अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो गए, resultant is 0. So that's all for today. We'll stop at this point.